सीजीआई अगर आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सीजीआई, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है सीजीआई के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने सीजीआई में अप्लाई किस तरह से किया था. तो मुझे सीजीआई से naukri.com के थ्रू कॉल आई थी. मुझे किसी रिक्रूटर की कॉल आई थी कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, तो क्या हम इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं सीजीआई के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, जैसे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट सैलरी कितनी है, नोटिस पीरियड कितना है, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, वगैरह वगैरह. ये बेसिक उन्होंने सब चीजें उस दौरान पूछी. और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको मेल भेजूंगी अभी, और उसके बाद आप उसको एक्नॉलेज कर दीजिएगा. उसके बाद आपका कैंडिडेचर आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा. सीजीआई में मेरे टोटली 4 राउंड हुए थे, जिसमें सबसे पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन, दूसरा राउंड क्लाइंट इंटरेक्शन का था, उसमें भी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें ही पूछी गई थी. तीसरा राउंड था मैनेजरियल डिस्कशन और चौथा राउंड था एचआर डिस्कशन. ये चारों राउंड मेरे हुए थे. और आपको ये चीज बता दूं, इन सब में सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम लगा. 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे ऑफर लेटर इन दी एंड मिल गया. मैं इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया. अब बात करते हैं कि उन सब इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें हुई, और उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ उनके आंसर भी बताऊंगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि था टेक्निकल राउंड. इसमें सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मुझे अपनी इंट्रोडक्शन देने को बोला. तो मैंने जो भी मेरी उस टाइम पे इंट्रोडक्शन मैंने तैयार करके रखी थी, मैंने वो सब चीजें वहां पे बोल दी. अगर आपको ये चीज जानने की इंट्रोडक्शन किस तरह से देनी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी है, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप था कोडिंग राउंड. इसमें मुझे बहुत ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे. सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन के बारे में. सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन में उन्होंने प्राइम नंबर का फंक्शन तैयार करने को बोला था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई एक नंबर दूंगा, आपको ये चीज बताने कि उससे नीचे नीचे कितने नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर है, उनको प्रिंट भी करवाना है. तो उस दौरान मैंने ये वाला कोड उनको लिखकर दे दिया था. उसके बाद उन्होंने इसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने के लिए बोला कि ये जो आपने कोड लिखा है, इनको एक फंक्शन में डिफाइन प्रॉपर्ली कीजिए, जिसमें आप एक पैरामीटर लें और उसके बाद उसी पैरामीटर के बेसिस पे आप ये सारा फंक्शन रन करें. तो मैंने उस दौरान उसके बाद उसको डीईएफ प्रॉपर वहां पे लिख के फंक्शन एक प्रॉपर तैयार करके उनको दे दिया. देन थर्ड स्टेप था कि इसी जो प्रॉपर आपने कोड लिखा है, इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है, उसके बारे में आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो. तो मैंने उस दौरान उनको बताया कि हम टाइम मॉड्यूल का यूज करके ये चीज कर सकते हैं. सबसे पहले टाइम एक पहले मैं डिफाइन कर दूंगा, और उसके बाद जब भी इसकी जरूरत होगी, यानी कि अगर लास्ट तक मुझे ये चीज जाननी है, तो मैं लास्ट वाले टाइम को पहले वाले टाइम के साथ सब्ट्रैक्ट करके ये चीज निकाल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोसेस को कितना टाइम लगा. तो मैंने वही चीज करके दी, उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया. देन फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपके पास प्राइम नंबर आ रहे हैं, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अगर मुझे उनको रोमन में कन्वर्ट करना हो तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी. तो मैंने उनको कहा कि सर, जो हमारे पास इन दी एंड एल स्टेटमेंट में जो भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं, हम क्या करेंगे कि उनको पहले किसी फंक्शन में पास करेंगे. वो फंक्शन मैं डिफाइन कर दूंगा कि इसमें जो भी नंबर जाएगा, उसके बाद हमें जो रिटर्न में मिलेगा वो उसका रोमन में वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा. तो इस तरह से मैंने उनको इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताया कि हम इस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. प्रॉपर उन्होंने लॉजिक लिखने के लिए इस दौरान नहीं बोला था, तो मैंने लॉजिक नहीं लिखा. देन उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ एक नंबर लिया है, मान लो कि कल को मैं आपको ये चीज बोल दूं कि मुझे कोई रेंज चाहिए, प्रॉपर कोई स्टार्टिंग वैल्यू हो और एंड वैल्यू, सिर्फ उसी के बीच में ही आपको ये चीज बतानी है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो आप किस तरह से बताओगे. तो मैंने उस दौरान स्टार्ट और एंड कीवर्ड का यूज करके उनको ये सारा का सारा कोड लिखकर दे दिया कि हम इस तरह से ये भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो उस दौरान उन्होंने कहा कि यार, अगर मान लो कि आपके पास 1 लाख के अराउंड हो आपके पास रिकॉर्ड, तो उस दौरान अगर आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा. तो उस चीज को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो. तो मैंने उस दौरान बताया कि हम मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करके ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं. मैंने उनको ये चीज बोली कि मान लो कि हमारे पास 1 लाख के नंबर हैं, उनको हमें प्रोसीड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उनको हम फर्दर डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में, और 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं. अभी के लिए अज्यूम करें कि हमने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. 25,000 के लिए हमारे वो नंबर बन गए, यानी कि एक प्रोसेस में सिर्फ 25,000 नंबर जाएंगे, दूसरे प्रोसेस में 25,000 बाकी जाएंगे, और इसी तरह से हम 4 प्रोसेसेस में इन सबको पैरेलली रन कर देंगे मल्टी प्रोसेसिंग की मदद से. तो इस तरह से हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने मुझे कोडिंग लिखने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ हमारी जनरल डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने उनको ये वे बता दिया. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में. देन उन्होंने पूछा कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या होता है. तो मैंने ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी वीडियो में, तो मैंने ये सारे के सारे डिफरेंस उनको उस दौरान बता दिए, ये सब होते हैं.
तो उन्होंने मुझे उसके बाद पूछा कि क्या आपने कभी अपने प्रोजेक्ट में कभी भी एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया है। तो मैंने कहा कि इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट किया है अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से की जाती है। थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन मैंने ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करके नहीं देखा अपनी किसी भी कंपनी में, तो मैं आपको वो चीज बता सकता हूं। तो उन्होंने उस दौरान कहा कि ठीक है तुम एक क्लास डिफाइन करके दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए, तो किस तरह से डिफाइन करोगे। तो मैंने वो सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन उनको करके दे दी। उसके बाद उन्होंने उस दौरान कुछ भी उसके लिए नहीं पूछा। देन उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टप्पल एंड लिस्ट। तो टप्पल और लिस्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और जो टप्पल होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो मैं उनको वो चीज एक्सप्लेन करने लग पड़ा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने वही चीज बताई कि जिन भी एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं उनको म्यूटेबल का नाम दिया जाता है, जिनको नहीं चेंज कर सकते उनको म्यूटेबल का नाम दिया जाता है। तो मैंने ये चीज उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके दी। उसके बाद उन्होंने इसी में ही कंकैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि टप्पल अगर एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है तो हम उसको ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने वो वाली सिचुएशन भी उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दी जिस तरह से आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैंने ये सब चीजें उनको वहां पे जाकर एक्सप्लेन करके दी थी। तो बस यही सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। इन दी एंड उन्होंने ये चीज पूछी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मैंने उस दौरान उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पुट अप करके दिए जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे कि मेरा काम किस तरह से होने वाला था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उस दौरान पूछे। तो ये था मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन। तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो गया और अब बारी थी सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन की। एचआर की तरफ से कॉल आता है कि आपने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो अब हम किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने उनको अपनी अवेलेबिलिटी दे दी और उसके बाद मुझे पता चला कि ये राउंड क्लाइंट राउंड होने वाला था। अब क्लाइंट राउंड में क्या होता है, जनरली हम क्लाइंट राउंड में जब देखते हैं कि इतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाया जाता। लेकिन इस क्लाइंट ने प्रॉपर जिसको कहते हैं टेक्निकल चीजों को निचोड़ दिया कि ए से लेकर जेड तक प्रॉपरली चीजें पूछी। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है और एंड तक डिप्लॉय किस तरह से किया जाता है, उन्होंने वो सब चीजों के बारे में पूछा। हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, लो लेवल डिजाइन क्या होता है, सब चीजों के बारे में उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान पूछा। तो अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से ये सब चीजें पूछी। तो सबसे पहले उन्होंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में ही पूछा। मैंने अपनी बेसिक जो इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी हुई थी, मैंने वो सब चीजें उनको उस दौरान बताई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि रेट योरसेल्फ इन पाइथन। पाइथन में कितना रेट करते हो। तो मैंने उनको बोला कि आई रेट माई सेल्फ इन 7 आउट ऑफ 10। तो उन्होंने कहा कि तुम 7 क्यों रेट कर रहे हो। तो मैंने उस दौरान ये आंसर दिया कि पाइथन मुझे बहुत ज्यादा आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पाइथन के मुझे सारे ही कंसेप्ट के बारे में पता है, इसलिए मैंने 10 आउट ऑफ 10 रेट नहीं किया, तो 7 आउट ऑफ 10 ही रेट किया है। तो ये मेरा उस दौरान उनका जवाब था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था विच वन यू प्रेफर, फंक्शन बेस्ड अप्रोच या क्लास बेस्ड अप्रोच। तो इसमें मेरा आंसर था कि फंक्शन बेस्ड अप्रोच। तो उन्होंने कहा क्यों। तो मैंने उनको कहा कि मैंने जितने भी कंपनीज में काम किया था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फंक्शन बेस्ड अप्रोच को ही प्रेफर किया जाता था। तो मैंने भी इसी में ही ज्यादा काम किया है, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है फंक्शन बेस्ड अप्रोच को अडेप्ट करना, कि मैं काफी अच्छे से उसमें कोड कर सकता हूं एज कंपेयर टू क्लास बेस्ड अप्रोच। देन उनका अगला क्वेश्चन था HTTP मेथड के बारे में, कि कौन कौन से HTTP मेथड के बारे में तुम्हें पता है या फिर कौन से वाइडली यूज किए जाते हैं। तो मैंने इस चीज पे उनको कहा कि पुट, पोस्ट, गेट और डिलीट को वाइडली यूज किया जाता है और मैं अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज करता हूं। देन उन्होंने कहा कि कभी पैच को यूज किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। तो जो मुझे बेसिक डिफरेंस उस दौरान पता था कि जो पैच होता है वो किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है, पूरे का पूरे रिकॉर्ड को। लेकिन पैच में क्या होता है कि हम किसी पार्शियली, जब हमें किसी पार्शियली रिकॉर्ड को अपडेट करने की जरूरत होती है तो हम पैच का यूज करते हैं। तो ये मैंने उनको उस दौरान ये चीज बता दी। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने में। हाई लेवल डिजाइन के बारे में बताओ, लो लेवल डिजाइन के बारे में बताओ। अगर आपका कोई इस तरह से प्रोजेक्ट हो जो कि जोमेटो या फिर स्विगी से रिलेटेड हो, तो आपकी अप्रोच उसमें क्या रहेगी। तो उस दौरान मैंने उनको प्रॉपर एक स्कीमा तैयार करके दी कि हम इन चीजों को यूज करके इस तरह से स्कीमा तैयार कर सकते हैं। हाई लेवल डिजाइन में पहले उनको सब चीजों के बारे में एलैबोरेट करके बताया कि इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया था इन रियल टाइम सिनेरियोस। तो मैंने वही सब चीजें उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके दी कि हम हाई लेवल पर ये सब चीजें कर सकते हैं, लो लेवल पर इस तरह से सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने उस दौरान ये सब चीजें उनको वहां पे बताई। डेटाबेस किस तरह से यूज करना चाहिए या फिर क्या कौन सा डेटाबेस मैं उस दौरान यूज करूंगा, PostgreSQL यूज करूंगा, MongoDB यूज करूंगा, क्या करूंगा, मैंने वो सब के सब सिनेरियोस उनको वहां पे एक्सप्लेन करके बताए। देन उनका अगला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट।
और ये नहीं था कि वो अगर मैं थोड़ा बहुत ही प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ तो उनको वो सेटिस्फाई हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। उनको प्रॉपर डीप में जाना था। एक एक प्रोजेक्ट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उनको उस दौरान, वो उसको प्रॉपर डीप में जा रहे थे कि तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें क्या थी, तुमने वहां पे क्या क्या काम किए थे। तो जो भी मैंने उस दौरान काम किए थे, सिर्फ लाइंस वगैरह नहीं बतानी थी वहां पे प्रॉपरली आपको बताना था कि आपने उस प्रोजेक्ट में काम किस तरह से किया था। कई कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किए थे टिल द टाइम आई डिप्लॉयड देम ऑन द प्रोडक्शन सर्वर। तो मैंने वो सारा का सारा प्रोसेस भी उनको इस दौरान एक्सप्लेन करके बताया था, जो मैंने रियल टाइम पर किया हुआ था किसी भी कंपनी में। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन क्लाइंट इंटरेक्शन। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है क्लाइंट इंटरेक्शन में भी। मैं 2-3 प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूँ जिसमें मैंने क्लाइंट के साथ डील की थी। तो उन्होंने उस दौरान मुझसे ये चीज पूछी कि तुम किस तरह से डील करते थे। तो जिस तरह से भी मैं अपनी कंपनीज में उनको डील किया था, मैंने वो सब चीजों के बारे में उनको वहां पे बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता था, यानी कि तुम हफ्ते में कितनी बार करते थे, दो हफ्तों में, महीने में कितने बार उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। तो मैंने वो सब चीजें बताई जितना भी रियलिटी में मैंने इंटरेक्ट किया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डोकर या फिर जेनकिंस। तो मैंने उनको बोला जो भी मैं डोकर या फिर जेनकिंस का जिस भी तरह से अपने प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी भी थी मुझे उस दौरान, मैंने वो सब चीजें उनको उस दौरान बता दी। देन उनका अगला क्वेश्चन था, हैव यू एवर वर्कड ऑन जीरा और बिटबकेट। तो जीरा तो मैंने उनको डायरेक्टली बता दिया कि हाँ, बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, मैं भी यूज करता हूँ, टिकटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी बग वगैरह आता है तो हमें उसी पर असाइन किए जाते हैं। कोई भी जॉब या फिर टास्क हम करते हैं तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जीरा पर ही रहता है। तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उसके बाद बिटबकेट के बारे में तो ऑब्वियसली अगर मैं गिट या फिर गिटहब पे काम करता हूँ तो मुझे बिटबकेट के बारे में डेफिनेटली पता ही था। तो मैंने उनको बताया कि ये रेपोजिटरी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जो भी मैं कोड वगैरह पुश या पुल करता हूँ तो मैं उसके लिए बिटबकेट को ही प्रेफर करता हूं। और मैं जितनी भी कंपनीज में काम किया है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वहां पे भी बिटबकेट ही यूज किया गया है। और यही सारे क्वेश्चन मुझे उस दौरान इंटरव्यू में पूछे गए थे। और इन दी एंड उन्होंने मुझे ये चीज कही, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो जो भी मुझे उस दौरान पे क्वेश्चन थे, मैंने वो सारे उस दौरान उनको पूछे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ही क्वेश्चन थे। जिस तरह से उन्होंने मुझे सारा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, मैंने भी उनको वो सारे का सारा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, या फिर टेक स्टैक क्या होगा, मुझे किस किस चीजों पर काम करने का मौका मिलेगा, या फिर मुझे क्या चीजें करने की जरूरत है जो कि मैं अगर आपके प्रोजेक्ट पे शॉर्टलिस्ट हो गया, जो कि मुझे लर्न करने की जरूरत है ताकि मैं उनको पहले पहले लर्न करके आपके प्रोजेक्ट में आ सकूं। तो मैंने वो सब चीजों के बारे में उनसे उस दौरान बात की। इसी के साथ उसी दिन ही मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है कि क्लाइंट की तरफ से हमें फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा मिला है और हम चाहते हैं तो आपका अगला राउंड काफी जल्द से जल्द करवाना। तो मैंने कहा ठीक है, कल मैं अवेलेबल हूं इस टाइम पे, तो आप उसी टाइम पे करवा सकते हो। तो अगले ही दिन मेरा मैनेजरल राउंड कंडक्ट हो गया। ये मैनेजर राउंड में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे चिल राउंड मुझे लगा जितने भी मैंने अभी तक मैनेजर राउंड दिए हैं। और मैनेजर भी काफी ज्यादा चिल या फिर फ्रेंडली लग रहा था। और उस दौरान जिस भी तरह से हमारी बात चल रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल उन्होंने प्रॉपर फील उस दौरान करवाया था। और मुझे कब बिल्कुल भी नर्वसनेस या फिर बिल्कुल भी प्रेशराइज फील नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, प्रॉपरली उसी तरह से फीलिंग आ रही थी। और इस दौरान यही मैनेजर राउंड एक ऐसा राउंड था जिसमें मैनेजर ने भी अपना वेबकैम ऑन करके रखा हुआ था। जनरली लोग नहीं करते, जो भी लोग इंटरव्यू लेने आते हैं कभी भी अपना वेबकैम ऑन नहीं करते, लेकिन इस दौरान जो पर्सन मेरा इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने भी वेबकैम ऑन करके रखा हुआ था, मैंने भी करके रखा हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि वो क्या करते हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब कुछ अपने बारे में बताया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपने बारे में वो सब चीजें उनको उस दौरान बताई, किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है, क्या काम किया है, मैंने सब टेक स्टैक के बारे में उनको उस दौरान बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताओ। तो मैंने वो सब चीजें उनको उस दौरान बताई कि मैंने क्या क्या काम किया है, जितने भी मैंने मेजरली प्रोजेक्ट पर काम किया था, मैंने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट उनको एक्सप्लेन किए, A to Z एक्सप्लेन किए। देन उसके बाद मैंने उनको बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यानी कि मैं जब उन प्रोजेक्ट में था तो मैं क्या क्या काम करता था डेली के बेसिस पे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन थी जो कि तुम बताना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के दौरान, जो तुम्हें फेस करने को मिली और बाद में तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत ही अच्छा काम मैंने कर दिया। तो मैंने एक सिचुएशन उस दौरान भी एक्सप्लेन करके दी जो भी मेरे रियल टाइम सिनेरियोज में हुआ था। तो मैंने वो सब चीजें उनको उस दौरान बता दी। उसके बाद उन्होंने बेसिक क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी। उन्होंने उस दौरान वो सब बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाई यू वांट टू कम टू बैंगलोर सिंस यू आर फ्रॉम पंजाब। मैंने उनको उस दौरान बताया कि बैंगलोर इज लाइक अ हब, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे सीखूंगा। और उसके अलावा मैंने उनको रियल रीज़न भी बताया कि मैं अभी जवान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, डिफरेंट लोकेशंस पर जाना चाहता हूँ। मैंने दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता दिया है, अब मैं चाहता हूँ कुछ चेंज अपनी लाइफ में, तो मैं इसलिए बैंगलोर आना चाहता हूँ। तो वो भी ये आंसर सुन के हंसने लग पड़े। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, उनका लास्ट क्वेश्चन था मेरे लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन।
तो मैंने उनसे उसके बाद भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ही पूछा। इंटरव्यू के बाद ही मैंने एचआर को कॉल करके पूछा कि मैं अपना फीडबैक कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो उन्होंने बताया कि आप अगले दिन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने उनको अगले दिन कॉल करके पूछा, तो मुझे पता चला कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आपका एचआर डिस्कशन होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज शाम को ही अवेलेबल हूं, तो हम उसी टाइम पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो एचआर डिस्कशन में कुछ खास चीजें नहीं हुई थी, सिर्फ सैलरी डिस्कशन पर बात हुई थी कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें होंगी, या फिर मैंने वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। यही सब बेसिक चीजें उस दौरान हुई। लेकिन हाँ, कुछ भी एज सच क्वेश्चन नहीं थे जो कि मुझे लग रहा था कि काफी ज्यादा टफ है या फिर आपको बताने लायक है, कुछ भी ऐसा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा फोकस सैलरी डिस्कशन पर ही किया गया था कि सैलरी कितनी चाहिए और आपके पास जो जो ऑफर लेटर है उनके बारे में बताइए, तो ताकि हम आपका कैंडिडेचर प्रोसीड कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे और विद इन 3 डेज मुझे ऑफर लेटर मिल गया। तो ये था मेरा सीजीआई का इंटरव्यू प्रोसेस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो या फिर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।